हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन को रेखांकित करें। ये जो प्रश्न है ये बीए पार्ट 2 से लिया गया है, ये हिस्ट्री ऑनर्स पेपर से है। ये VVI क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार इस प्रश्न को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको दूसरे तरीक़ों से भी पूछा गया है, जो इस प्रकार है। विजयनगर साम्राज्य के उद्यान एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उसकी शासन व्यवस्था का वर्णन करें। हम इन प्रश्नों को आज विस्तृत रूप से जानेंगे और समझने के लिए यह वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए इसके प्रश्न के तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न हो गई ख़त्म, अब उत्तर है इसका। दक्षिण भारत में दूसरा प्रभावशाली राज्य विजयनगर था। जो साउथ इंडिया जिसको कहते हैं, साउथ इंडिया की तरफ जो प्राचीन काल में सबसे प्रभावशाली राज्य रहा वो विजयनगर था। इस राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुई। उन्होंने किया नहीं, उनके समय में हुई। इस राज्य ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक दक्षिण भारतीय राजनीति पर अपना प्रभाव जमाए रखा। विजयनगर हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था। अनेक विद्वानों ने इसे हिंदू पुनरुत्थान का केंद्र माना है। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य काल में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर 2 भाइयों हरियर और बुक्का ने इस राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों भाई होयसल काकतीयों के यहाँ नौकरी करते थे या फिर होयसलों के अधीनस्थ सामंत थे। उनके पिता का नाम संगम था। कंपिल पर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया, तब वह इन दोनों भाइयों को अपने साथ दिल्ली ले गया। शीघ्र ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास पात्र बन गए। अतः दूसरी बार जब कंपिल में पुनः विद्रोह हो गया, तब अपनी सेना के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें भी कंपिल भेजा। विद्रोह का दमन करने के पश्चात संत विधारण के प्रभाव में आकर उन लोगों ने विजयनगर के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। उनके वंश का नामकरण उनके पिता संगम के नाम पर हुआ। 1336 से 1565 ईस्वी के मध्य विजयनगर में 3 राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश जो 1336 से 1485 तक किया, सालुम वंश यह 1485 से 1505 तक इन्होंने शासन किया, तथा तुलुक वंश यह 1505 से 1565 तक शासन किया। विजयनगर राज्य के निर्माण का उद्देश्य अत्याचार पीड़ित हिंदुओं के लिए एक शरणस्थल का निर्माण करना था, जहां पर मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। यह विजयनगर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थापित किया गया। हरियर एक वीर साहसी तथा योग्य सेना नायक था। अपने जीवन काल में ही उसने एक विशाल राज्य की स्थापना की। उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई बुक्का राय सिंहासन पर बैठा। बुक्का राय एक योग्य साहसी और वीर व्यक्ति था। वह उदार भी था और उसमें उच्च कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी। उसे कई बार बहमनी वंश के सुल्तानों से युद्ध करना पड़ा। उसने अपने राज्य को बहुत बढ़ाया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरियर द्वितीय गद्दी पर बैठा। यद्यपि उसे बहमनी वंश के सुल्तान से युद्ध नहीं करने पड़े, पर दक्षिणी सीमाओं के निकट स्थित राज्यों से उसने अनेक बार युद्ध किया। उसने तृष्णापल्ली तथा कांची पर विजय प्राप्त की। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना, परंतु वह भी कुछ समय पश्चात ही मर गया। उसके बाद देवराय प्रथम सिंहासन पर बैठा। इसे जीवन भर बहमनी राज्य से युद्ध करना पड़ा, जिसमें वो पराजित हुआ
और अपने राज्य के कुछ प्रदेश शत्रुओं को देने के लिए विवश होना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र विजय राय गद्दी पर बैठा। उसने 9 वर्ष तक राज्य किया। विजय राय की मृत्यु के बाद देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा, जो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट था और उसने 37 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य किया। वह एक वीर तथा साहसी व्यक्ति था। उसने अपनी सेनाओं में भी मुसलमान सैनिकों को भर्ती करना और उसको बहमनी सैनिकों की तरह सुसज्जित करना शुरू किया। उसने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह को पराजित किया, परंतु 24 वर्ष पश्चात वह पराजित हुआ और उसने कर देना भी स्वीकार किया था। उसके राज्य में 2 विदेशी यात्री निकोलो कोटी तथा अब्दुर्रज़्ज़ाक आए थे, जिन्होंने अपनी यात्रा वर्णन में इस राज्य का विस्तृत वर्णन किया है। दोनों यात्रियों ने विजयनगर तथा वहाँ की सभ्यता, वहाँ के जुलूसों तथा त्योहारों का विस्तृत वर्णन किया है। देवराय की मृत्यु के बाद उसके 2 अयोग्य पुत्र मल्लिकार्जुन तथा निरुपाक्ष ने राज्य किया। अशांति और अव्यवस्था चारों ओर फैल गई और अंत में सलूवनर सिंह नामक व्यक्ति ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया, परंतु उसका वंश भी अधिक समय तक राज्य न कर सका। अंत में नरेश नायक ने सलू वंश की नींव डाली। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा कृष्णदेव राय था, जिसकी गिनती भारत के प्रसिद्ध सम्राटों में होती है। वह बहुत शूरवीर और कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अपने शासनकाल में आंतरिक विद्रोह को दबाया और उन सब प्रदेशों को वापस लिया जो उड़िया और बहमनी राज्यों ने उसके पूर्वजों के काल में विजयनगर से छीन लिए थे। उसने उड़ीसा के राज्य को पराजित कर वहाँ की राजकुमारी से विवाह किया और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया। उसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया। वह विद्वान और एक सर्वगुण संपन्न राजा था। वह एक महान शासक था और न्याय में विश्वास करता था। उसका कहना था कि सम्राट को धर्मदर्शों के अनुसार शासन करना चाहिए। A crowned king should always rule with an eye toward धर्म। हम पाते हैं कि कृष्णदेव राय साहित्य का प्रेमी एवं संरक्षक था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार देयर इज नो रूरल एमोंग द सोवरिंग ऑफ द डिसेंट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वर्थली ऑफ कंपेरिजन विथ कृष्णदेव राय। 1446 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद अनेक राजा हुए। सदाशिव राय 1542 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो एक नाम मात्र का शासक था। राज्य की वास्तविक सत्ता उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। उसने अनावश्यक रूप से दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के साथ उलझना शुरू किया। उसने अहमदनगर पर आक्रमण कर लूटमार मचाया, मस्जिदें तोड़ी, कुरान का अपमान किया और मुसलमानों पर अत्याचार किए, जिससे मुस्लिम सुल्तानों की धार्मिक भावना पर आघात हुआ और उन्होंने विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। इस मोर्चे में सिर्फ बरार का सुल्तान अलग रहा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा नामक स्थान पर मुस्लिम शासकों की सम्मिलित सेना ने विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। विजेताओं ने विजयनगर को खूब लूटा। हजारों हिंदू हताहत हुए और राजधानी को विध्वंस कर दिया गया। तालीकोटा का युद्ध भारत के महान निर्णायक युद्धों में स्थान रखता है। इस युद्ध ने विजयनगर के भाग्य को हमेशा के लिए निर्णय कर दिया। विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था। विजयनगर राज्य का शासन सैनिक तानाशाही युक्त था। केंद्र का प्रधान राजा था, जो सर्वशक्तिमान एवं निरंकुश होता था। उसके परामर्श के लिए मंत्री परिषद थी। प्रधानमंत्री के बाद न्यायाधीश तथा कोषाध्यक्ष का स्थान प्रमुख था। प्रांतीय शासन। राज्य में 200 प्रांत थे, जिसके अधिकारी प्रांतपति कहलाते थे और जिसे अपने क्षेत्र में अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी। वह आमदनी का 1/3 भाग केंद्र को भेजता
और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता भी करता था। प्रांत नाडु नगरों में तथा नगर ग्रामों में विभक्त थे। गांव राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जो उपज का 1/10 भाग या 1/5 भाग होता था। इसके अलावा चरागाह कर, विवाह कर, उद्यान कर, व्यापार कर थे। वेश्याओं से भी टैक्स लिया जाता था। न्याय व्यवस्था। न्याय विभाग कठोर था, परंतु ब्राह्मणों को प्राणदंड नहीं दिया जाता था। न्याय हिंदू के धर्म ग्रंथों पर आधारित था। सैन्य संगठन। सम्राट को एक विशाल, अनुशासित तथा सुशिक्षित अस्थायी सेना रखनी पड़ती थी। सैनिक विभाग का प्रमुख दंडनायक कहलाता था। सेना के 3 प्रमुख अंग थे: हाथी, घुड़सवार और पैदल। अस्थायी सेना में 50,000 पैदल, 20,000 घोड़े और 3,000 हाथी थे। इसके अलावा एक तोपखाना भी था, परंतु भी स्मिथ के अनुसार सैनिक व्यवस्था मजबूत न थी। सेना में संगठन एवं अनुशासन का अभाव था। इसके अलावा पुलिस एवं गुप्तचर विभाग भी थे। विजयनगर के पतन के कारण विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व 300 वर्षों तक रहा। वह दीर्घ काल तक इस साम्राज्य की असाधारण सफलता का परिचायक है, विशेष रूप से जब उत्तर भारत मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा पदलित किया जा चुका था और भारत के मध्यवर्ती भाग में कृष्णा नदी तक उनका प्रभुत्व स्थापित था। इन विषम परिस्थितियों में विजयनगर ने 300 वर्षों तक मुस्लिम राज्यों से संघर्ष किया। यह आवश्यक है कि उन विशेष कारणों की समीक्षा की जाए जो इस साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। पहला, सैनिक दुर्बलता। पहला कारण विजयनगर साम्राज्य की सैनिक दुर्बलता था। स्थापना से ही उसे निरंतर बहमनी राज्य से युद्ध करना पड़ा। उच्च सैनिक शक्ति से ही वह अपनी रक्षा कर सकता था। वस्तुतः वह एक युद्धरत राज्य था और उसका अस्तित्व सैनिक कुशलता पर निर्भर करता था। बहमनी सेना में कुशल अश्वारोही सैनिक थे, जिनके पास उत्तम कोटि के घोड़े थे। उनके पास कुशल तीरंदाज थे, लेकिन तालिकोटा में उनकी विजय का कारण तोपखाना भी था, जो उन्होंने मुगलों के अनुकरण पर संगठित किया था। विजयनगर ने प्रयास अवश्य किए, लेकिन उसने युद्ध शैली तथा सैनिक संगठन का प्रभावशाली विकास नहीं किया। दूसरा, सामंती प्रणाली। विजयनगर की सेना तथा प्रशासन का सामंती संगठन उसकी पराजय का दूसरा कारण था। इन सामंतों तथा प्रांतीय गवर्नरों को इतने व्यापक अधिकार थे कि वे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक थे। सामंतों की स्वार्थपरता तथा दोषों के कारण साम्राज्य में अशांति बनी रही और सम्राटों की शक्ति तथा धन का अपव्यय इनके दमन में होता था। जागीरों की प्रजा तथा सेना की निष्ठा जागीरदारों के साथ थी। इसी से विघटन प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला और केंद्रीय शासन दुर्बल होता था। तीसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी। बहमनी राज्य से निरंतर युद्धों के कारण यह आवश्यक था कि विजयनगर सम्राटों में कुशल प्रशासक के साथ योग्य सेनापति के गुण भी हो। कृष्णदेवराय के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुए। दरबार के षड्यंत्रों तथा सामंतों की महत्वाकांक्षा की टकराहट से राज्य दुर्बल हो गया और शत्रुओं को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। रामराय योग्य था, लेकिन उसकी स्थिति दुर्बल थी। उसने मुस्लिम राज्यों की फूट से लाभ उठाने की नीति को आरंभ किया, लेकिन उसकी यह नीति तभी सफल हो सकती थी जब विजयनगर की सैनिक शक्ति निर्णायक रूप से श्रेष्ठ होती और उसे हिंदू शासकों का समर्थन प्राप्त होता। चौथा कारण था सीमा नीति का अभाव। विजयनगर साम्राज्य को प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त नहीं थी, अतः यह आवश्यक था कि प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में सीमा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता। दुर्भाग्य से उन्होंने गुप्तचर प्रणाली का विकास भी नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम संघ के निर्माण का महत्व नहीं समझा। अनेक बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम सेनाएं राज्य में दूर तक घुस आई, तब उनके आक्रमण का समाचार इन सम्राटों को मिला। उड़ीसा के गजपति नरेशों से उनका दीर्घकालीन युद्ध अविवेकपूर्ण था। पांचवा कारण था
अदूरदर्शी आर्थिक नीति। एक उदारत राज्य के लिए जिस प्रकार की सतर्क आर्थिक नीति की आवश्यकता होती है, उसका विजयनगर साम्राज्य के नीति में अभाव था। उत्तम घोड़ों को प्राप्त करने के लिए वे अरबों पर निर्भर रहते थे। अरबों ने लूट की नीति अपनाई और सम्राट इसका विकल्प नहीं ढूंढ सके। उन्होंने पुर्तगालियों से अच्छे घोड़े तथा तोपें प्राप्त करने के लिए उन्हें अनेक व्यापारी सुविधाएं प्रदान की। इससे राज्य की आय कम हो गई। दूसरी ओर पुर्तगालियों से उन्हें सहायता नहीं मिला। छठा कारण था धार्मिक प्रेरणा की कमी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का मूल कारण हिंदुओं का धार्मिक उत्साह था। इसी उत्साह के आधार पर ही इसे संगठित तथा सुरक्षित रखा जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे यह धार्मिक प्रेरणा दुर्बल हो गई और यह धारणा भी समाप्त हो गई कि उसकी स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना है। इसके सम्राट हिंदू राजाओं से युद्ध करते रहे, सामंतों में संघर्ष होते रहे और दरबार में भी सांसारिक उद्देश्यों के लिए षड्यंत्र होने लगे। दूसरी ओर मुस्लिम राज्यों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया और संघ का निर्माण कर लिया। इन 6 कारणों के साथ विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।